नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है एक नए विषय के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम सीख रहे हैं उपसर्ग। भाग 1 मैंने आपको सिखा दिया है। आज हम भाग 2 सीखने वाले हैं। उपसर्ग होता क्या है यह मैंने आपको सिखाया है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो होते हैं जो अर्थयुक्त होते हैं लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग जो होते हैं उनको अर्थ होते हैं लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और उनकी और एक विशेषता है कि वह शब्द के पूर्व में लग जाते हैं। शब्द के पूर्व में लग जाते हैं। मैंने आपको उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स की जो परिभाषा है वो क्या बताई थी? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों को भी निर्माण हो जाता है। मैंने आपको उप और सर्ग का ये दोनों का भी अर्थ बताया था। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, मतलब निकट सृष्टि। उसका अर्थ क्या हो जाता है? उसका अर्थ हो जाता है कि निकट आकर एक नया शब्द बनाना। यह मैंने आपको उस दिन सिखाया था। उसके साथ ये भी सिखाए थे कि मैंने उपसर्ग के कितने भेद मैंने इसके पहले भाग 1 में आपको हिंदी का पहला उपसर्ग जो है हिंदी उपसर्ग वाले जो शब्द थे वह सिखाए थे। आज हम सीखेंगे संस्कृत उपसर्ग। लेकिन वो सीखने से पहले आपको हैंडी हिंदी यह चैनल अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे संस्कृत उपसर्ग होते क्या है। संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पूर्व ज्ञान बताया था कि हमारी हिंदी जो भाषा है, हिंदी की लिपि, हिंदी और संस्कृत मराठी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। पूर्वज जो थे हमारे, जो गुरु वगैरह थे, वो पेड़ के नीचे जाकर ज्ञान अर्जन करते थे और हमको देते थे। पहले पुराने जमाने में पाठशालाएं नहीं थी जैसे हमको पता है। तो जो छात्र था वो छात्र को उन गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जन करना पड़ता था। तो सबसे शुरू में हम ज्ञान अर्जन कौन सी भाषा में करते थे? हिंदी भाषा में करते थे। हिंदी से ही हम ये आगे सीखे। हमारी जो देवनागरी है लिपि, हिंदी से संस्कृत से हम सीखे, संस्कृत से हिंदी यहाँ आई है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग होते क्या है। तो संस्कृत शब्द आपको पता है कौन से संस्कृत शब्द होते हैं? मैंने आपको संस्कृत, उसका तत्सम और तद्भव यह शब्द के भेद बताए थे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से आए हैं। और तद्भव शब्द जिनमें परिवर्तन होकर हमने उसको बदलाव किया है हमारे हिसाब से, है ना। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से आते हैं। तो तत्सम शब्दों में ही संस्कृत शब्द आते हैं। तत्सम शब्दों में ही संस्कृत, इतना ही याद रखना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत से आए, हिंदी में संस्कृत से आए वाले। तो पहला शब्द हम सीखेंगे, जैसे उपसर्ग कौन सा है, अर्थ क्या है और उसका शब्द क्या बना है। हम इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। पहला है हमारा उपसर्ग अगर लगा है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अनुचित या फिर दूर। आपकी जो परीक्षाएं होती है उसमें अर्थ नहीं पूछा जाता, वहां पे एक सवाल देते हैं अपकार। यह अगर शब्द है, यह शब्द का उपसर्ग निकालिए और मूल शब्द बताइए, यह आता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से उसका सवाल जवाब पूछा जाता है। उसके अर्थ आपके कन्वीनियंस के लिए सिखाए हैं ताकि आपको याद रहे। ये परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ आपको अगर नहीं पता है तो उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अप का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनुचित या फिर दूर। शब्द है अपकार। अभी इसमें मूल शब्द आपको बताना है मुझे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मूल शब्द कैसे अलग निकालते हैं, है ना। तो अब इसमें जो उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगा है? अप। अप उपसर्ग लगा है तो मूल शब्द कौन सा है? कार उसका मूल शब्द है। अपहरण में हरण उसका मूल शब्द है। हरण उसका मूल शब्द है, अप उसको उपसर्ग लगा है। अपयश में यश उसका मूल शब्द है, अप उसको उपसर्ग लगा है ना। दूसरा अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? समान या फिर उसके पीछे। तो उससे जुड़ा हम एक शब्द देखेंगे, जैसे अनुशासन। यहाँ पे अनुशासन एक शब्द है। ओके, यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगा है? अनु, यह उपसर्ग लगा है और मूल शब्द उसका कौन सा है? शासन। अनु उपसर्ग है, मूल शब्द उसका शासन है। यहाँ पे अनुकरण में उपसर्ग कौन सा लगा है? अनु। और उसका मूल शब्द कौन सा है? करण उसका मूल शब्द है। समझ में आ रहा है ना? आप मेरे साथ जवाब देते जाना है, सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, आगे है तीसरा अव। अव का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुरा या तो फिर हीन। तो उससे जुड़े शब्द है अवगुण, अवनति।
तो उसमें अवगुण में अव उपसर्ग लगा है, गुण उसका मूल शब्द है। अवनति में अव उपसर्ग लगा है, नति उसका मूल शब्द है ना। ठीक है, आगे है अधि। अधि का अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ या तो फिर ऊपर, उससे जुड़े शब्द है अधिकार, अधिगमन, अधिपति। आप बताइए मुझे कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। अधिकार में मूल शब्द कौन सा है, कार्य यह मूल शब्द है। अधिगमन में गमन यह मूल शब्द है। अब आपने खुद से देखना है कि आप सही बोल रहे हो या नहीं। गमन यह मूल शब्द है। अधिपति में पति यह मूल शब्द है और अधि उसको उपसर्ग लगा है। ठीक है, आया है, आ ही रहा होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है उसको, आपको अलग अलग करके सिखाया ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो। उसमें मूल शब्द कौन सा है, उसका अर्थ क्या हो जाता है, शब्द क्या बन जाते हैं, उससे और भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। आगे है हमारा उत। देखो ये सब जो उपसर्ग है ये सब संस्कृत में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। इससे और भी है, वो भी बताएंगे हम। यह जो उपसर्ग है वो संस्कृत में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। उत जैसे उसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या ऊंचा। अधि का भी अर्थ हो रहा था श्रेष्ठ, उत का भी अर्थ श्रेष्ठ या ऊंचा हो रहा है। देखो अभी उत्कर्ष है, उत्थान है, उत्पत्ति है, यह हमारे शब्द है। तो उसमें उत, यहाँ पे कर्ष, यहाँ पे क्या हो रहा है उत्कर्ष में त उत, ये ऐसा उसका ये लग जाता है। ऐसे अगर हमको उसका उपसर्ग लिखना है तो इस प्रकार उसको लिखा जाता है उत। और कर्ष, कर्ष में क्या आएगा, मूल शब्द आएगा। उत्थान में उत ऐसा लिखना पड़ेगा उसको उपसर्ग, और थान उसका मूल शब्द है। उत्पत्ति में उत उपसर्ग इस प्रकार लिखना है और पत्ती उसको मूल शब्द में अलग लिखा है। ओके, आगे का शब्द है हमारा उद। उद का अर्थ क्या होता है, उत्कर्ष या फिर ऊपर। जैसे कि हमारे शब्द है हमारे उद्धार, उद्घोष, उद्घाटन, है ना। तो उद्धार में मूल शब्द कौन सा है, उद्धार में मूल शब्द कौन सा है, धार उसका मूल शब्द है, उद उसको क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। घोष मूल शब्द है, उद उपसर्ग है। घाटन मूल शब्द है, उद उपसर्ग लगा है। समझ आ रहा है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ आपको समझ में लेना है कि संस्कृत वाले उपसर्ग कौन से होते हैं जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से आए हैं। इतना ही याद रखना है आपको। आगे है उप। उप का अर्थ होता है निकट। ठीक है, तो जैसे उससे जुड़े शब्द है उपग्रह है, उपहार है, उपवन है। अभी आप सोचिए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगी, आपने कोशिश करनी है। ठीक है, अति, अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यंत, अत्याधिक, अतिरिक्त। आएगा इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने को। बोलिए अभी अत्यंत में मूल शब्द कौन सा है, अत्यंत में मूल शब्द आपने अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अत्यंत, अत्याधिक और अतिरिक्त, ये तीनों के भी आपने ही मुझे जवाब भेजने। ठीक है, दूर, दुस उसका अर्थ हो जाता है बुरा, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्गम। ठीक है, जब हम उसके उपसर्ग अलग निकालते हैं तो इस तरीके से उसको लिखना पड़ता है, इस तरीके से वह अलग निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इससे जुड़े हम और कुछ उदाहरण देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको सवाल पूछूंगी, सम्मान, यह शब्द है सम्मान। अभी मुझे बताइए कि सम्मान का अर्थ क्या होता है। अगर सम अगर इसमें उपसर्ग लगा है तो उसका अर्थ बताइए। सम का अर्थ क्या हो जाता है, अच्छा या पूर्ण। तो इसमें मूल शब्द कौन सा है, मान यह मूल शब्द है और सम उसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। ठीक है, म को हलंत है नीचे से। हाँ, दूसरा शब्द है हमारा सम से और कौन से दूसरे भी शब्द आप उसमें, सम्मान है, संबोधन है, संकल्प है, सम्मुख है, संशोधन है, यह शब्द उसमें आ जाते हैं। वैसे ही दूसरा शब्द है वि, जैसे विदेश, विभाग, वियोग, विरह, विकट, विहंग, यह जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग और मूल शब्द अलग निकालना है। ठीक है, और दूसरा सवाल है हमारा प्रति, जैसे है प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिरोध और प्रतिदिन, प्रतिष्ठा। यह जो शब्द है इसमें से आपको मूल शब्द और उसके उपसर्ग कौन से है वो अलग निकालने हैं। ये बहुत आसान तरीका से मैंने आपको सिखाया, इसको आपका कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसके मैंने उपसर्ग अलग निकाले हैं, उसका अर्थ भी बता दिया है, निर्मित वाले कुछ ज्यादा शब्द भी बताए हैं, एक ही शब्द नहीं बताया है। और है हमारा परा। परा अगर उपसर्ग लगा है जैसे है पराक्रम, पराधीन, पराजय, परास्त, पराभव, परामर्श। यह जो अगर शब्द है उसके आपने मूल शब्द अलग निकालने हैं और उपसर्ग अलग निकालने हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है प्रयोग, प्रक्रिया,
प्रगति, प्रदर्शन, यह शब्द है, इसमें से आपने मूल शब्द और उसके उपसर्ग अलग निकाल के देखने हैं। आपके 101% कहती हूँ मैं कि एक भी गलत नहीं होगा अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो। आगे का सवाल है आपका निर या निह। निर या निह वो क्या होता है? देखो, निर और निह जैसे कि है हमारा शब्द, उसका अर्थ हो जाता है रहित या फिर बिना। निर रहित या बिना, तो उसके निवारण है, या फिर निरपराध निर्भय है, निर्भरा है, निरोग है, निर्विघ्न है ना। यह शब्द जो होते हैं उसके आपने मूल शब्द अलग निकालने हैं और उसके उपसर्ग अलग निकालने हैं। दूसरा शब्द है आपका प्रति। जैसे प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, यह हमारा हो गया। तो आपको ये समझ में तो आया होगा। सबसे पहले याद रखना है कि उपसर्ग होते क्या है, ये शब्द के पूर्व में लग जाते हैं। ये शब्द के पहले लग जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। उसका अर्थ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको अर्थ सिखाए है उसके। लेकिन अगर आपको कोई सवाल आया है एग्जाम में, पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग या फिर प्रत्यय जो भी है वो अलग निकाल कर मूल शब्द लिखिए, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है? पसंद तो आया ही होगा, समझ भी आया होगा ऐसे सोचती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ। भाग तीसरा देखना नहीं भूलना है। पहला भाग मैंने हिंदी उपसर्ग सिखाए है, दूसरा भाग है संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा हम सीखेंगे अभी। और उसका नाम जो रहेगा अरबी फारसी जो उपसर्ग हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के, वह हम सीखेंगे। ठीक है, तीसरे भाग में मिलने को नहीं भूलना है, मेरे साथ बने रहना है। और ये उपसर्ग आपको आसान तरीके से समझने में मैं थोड़ा सा सहकार्य कर रही हूँ आपको। अपने ये सहकार्य लेना है और मेरे चैनल को हैंडी हिंदी को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ भाग 3 में। ठीक है, धन्यवाद।